जिन वेई अचानक रुक गया। वह काली परछाई के रास्ते को गंभीर निगाहों से देखता रहा, फिर अचानक उसने तेजी से दौड़ रहे व्यक्ति पर अपने पंजे से वार किया। संग की चौंक गया। जिस क्षण जिन वेई का पंजा उसे छूने ही वाला था, उसी क्षण वह अचानक जमीन में गड्ढा खोदकर वह हवा में गायब हो गया। नगर स्वामी। जिन वेई की सुनहरी पुतलियों ने अंधेरे में तेजी से नजरें घुमाई। तभी उसे अपने पैरों के नीचे एक कंपन महसूस हुई। पैर। जिन वेई झट से पीछे हट गया। एक विशालकाय अर्थ एस्केप बीस्ट जमीन से बाहर निकला। अपने विशाल मुख को चौड़ा खोले हुए उसने जिन वेई के पीछे मौजूद पशु मानवों पर हमला कर दिया। जिन वेई ने पृथ्वी से पलायन करने वाले उस दानव को कुछ आश्चर्य के साथ देखा। फिर पृथ्वी पर अधिकाधिक वृद्धि भागने वाले राक्षस जमीन से बाहर निकल आए। शहर की दीवार पर खड़े होकर सांकी ने जिन वेई की ओर मुंह बनाया। तुम बड़े गुंडे हो, पृथ्वी को एस्केप बीस्ट आपके साथ खूब मस्ती करेंगे। जिन वेई ने बाघ जैसी दहाड़ मारी और धरती तक कांप उठी। वह आगे की ओर झपटा और एक पंजे से अर्थ एस्केप बीस्ट पर प्रहार करते हुए उसे पल भर में 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। 2। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए पृथ्वी को 3, 4, 5 या 6 टुकड़ों में काटने पर भी वह नहीं बदली। एस्केप बीस्ट की मौत नहीं हुई। वे अपने अजीबोगरीब आकार के शरीर को हिलाकर उन पर हमला कर सकते थे। जिन वेई ने गुस्से में आकर प्रहार किया। जैसे ही उसने अपनी हथेली को जोर से मारा, उसके हाथ में सुनहरी बिजली चमक उठी। मैदान। भयंकर बिजली के झटके से पृथ्वी से भागने वाले सभी जीव जलकर काले हो गए। राख। पृथ्वी से भागने वाले गिरे हुए जानवरों को देखकर जिन वेई ने संकी को गुस्से से घूरा। उसे पकड़ो। अपने बलिदान किए गए पृथ्वी से भागने वाले जानवरों को देखकर संकी मुड़ा और भाग गया। उस कबीले में लगभग कोई भी पशु मानव नहीं था। जिन वेई भीतरी शहर की बाहरी दीवार की ओर चल पड़ा। उसने शहर के भीतरी हिस्से के ऊपर जमा होते बादलों की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक लालची, ठंडी घृणा का भाव उभर आया। उसकी आंखें। अभियोग लगाना। अपने अंदर के हर एक शावक को पकड़ लो। गर्जन। संकुचन और भी तीव्र होते चले गए। कियाओ शीशी ने पशु की खाल से बने कंबल को कसकर पकड़ लिया। कसकर। जिनलिंग अभी भी बाहर खड़ी होकर श्रीबाई को रोके हुए थी, लेकिन श्रीबाई को यह स्पष्ट दिख रहा था कि जिनलिंग उनका मुकाबला नहीं कर सकती। उसके लिए, कियाओ ली तुम सब इधर आओ। अध्याय 206 शावक का जन्म। जैसे ही जिन वेई का पैर पत्थर के घर की दहलीज पार कर गया, काले कोहरे का एक बादल छा गया। उसे घेर लिया। जिन वेई की बाघ जैसी आंखें सिकुड़ गईं और उसने काले कोहरे पर हथेली से एक जोरदार प्रहार किया। सांगजे तेजी से पीछे हट गया, उसकी असामान्य आंखें उसे ठंडी निगाहों से घूर रही थी। तो तुम सांगजे हो। सांगजे के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। मैं हूं। उससे मिलो। जिन वेई के आदेश पर उसके पीछे मौजूद पशु मानव तेजी से आगे बढ़े। पत्थर के घर के अंदर कियाओ शीशी ने कियाओ ली का हाथ कसकर पकड़ रखा था। कियाओ शीशी के बोलने से पहले ही बाहर तेज हवा चलने लगी। ये कमरे में घुस गया, जिससे उनके लिए आंखें खोलना लगभग असंभव हो जाता है। आकाश में व्याप्त 5 रंगों के शुभ बादल संघनित होकर प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गए, जो तेजी से फैल गई। खिड़की से होते हुए सीधे कियाओ शीशी के पेट पर जा गिरा। कियाओ शीशी को अपने पेट में तेज ऐंठन महसूस हुई और उसकी टांगों के बीच से कुछ बाहर निकल आया। आह! मां! कियाओ कियाओ झट से कियाओ शीशी के नीचे कूद गई और सदमे से आंखें फाड़कर खून को घूरने लगी। चिकने बाघ के शावक। बाघ का छोटा बच्चा पूरी तरह से सुनहरा था और अभी भी खून से लथपथ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बहुत छोटी दिख रही थी। शावक के जन्म के क्षण ही आकाश में छाए रंग बिरंगे बादल छट गए और अपने अपने स्थानों पर लौट गए। सामान्य धुंधलापन। जिन वेई और श्रीबाई दोनों ने अपनी निगाहें उस पत्थर के घर की ओर घुमाई जहां कियाओ शीशी थी। मां, क्या आप ठीक हैं? कियाओ कियाओ ने तुरंत अपनी उपचार क्षमता का उपयोग करके कियाओ शीशी के घावों को ठीक कर दिया। शरीर। मैं ठीक हूं। खुद को साफ करने के बाद कियाओ शीशी ने छोटे बाघ के बच्चे को सावधानीपूर्वक एक जानवर की खाल में लपेट दिया। उस बाघ के बच्चे को मुझे सौंप दो। जिन वेई दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, उसकी निगाहें अंदर खड़े शावक पर टिकी हुई थी। कियाओ शीशी की बाहें। कियाओ ली और कियाओ आंग ने अपने छोटे हाथ फैलाकर कियाओ शीशी को रोक दिया। कभी नहीं। जिन वेई ने उन दोनों शावकों की ओर एक नजर तक नहीं डाली। कियाओ ली ने तुरंत अपना पशु रूप धारण किया और जिन वेई के पीछे से हमला किया, जबकि कियाओ आंग से उसका ध्यान मोर्चे से हट गया। जिन वेई के उनकी योजना को समझने से पहले ही कियाओ ली ने पूरी बोतल उड़ेल दी थी। उस पर धुंधला तरल पदार्थ। जिन वेई जम गए। जब उसने हिलने डुलने की कोशिश की तो उसने पाया कि उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से धीमी हो गई थी। कियाओ ली ने अपने नुकीले दांत दिखाए और जिन वेई की गर्दन पर झपटा। मैं तुम्हें काट काट कर मार डालूंगा। जिन वेई के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली जिसने कियाओ ली को दूर धकेल दिया। कियाओ झूठ। कियाओ शीशी नन्हे बाघ के बच्चे को पकड़े हुए खड़ी हो गई। कियाओ कियाओ की उपचार क्षमता की बदौलत उसकी शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका था। कियाओ ली, कियाओ आंग, कियाओ कियाओ जाओ। शावक जल्दी से दरवाजे तक पहुंच गए। कियाओ शीशी ने हड्डी का चाकू निकाला और वार किया। जिन वेई की गर्दन की मुख्य धमनी पर बेरहमी से वार किया गया। उसकी सुनहरी आंखों की गहराई में क्रोध उमड़ रहा था। जिन वेई तुरंत अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गया। कियाओ शीशी के खंजर ने उसके फर पर प्रहार किया और प्रहार होते ही हड्डी का चाकू टूट गया। कियाओ शीशी हैरान रह गई। धिक्कार है, उसके बाल इतने सख्त कैसे हैं? मां, जानवर जैसे दिखने वाले लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। चल दर। हार न मानते हुए कियाओ शीशी के पास नीचे जाकर शावकों का पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें पकड़ें। श्रीबाई ने खून से लथपथ जिनलिंग को देखा, उनकी आंखों में अधीरता झलक रही थी। जिनलिंग, मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। श्रीबाई की आकृति धुंधली हो गई और वे बर्फ जैसे सफेद शेर में परिवर्तित हो गए और फिर दौड़ते हुए चले गए। कियाओ शीशी और अन्य लोग जिस दिशा में भाग गए थे। आगे और पीछे से राक्षसों को करीब आते देख कियाओ शीशी ने अपना पशु रूप धारण कर लिया। रूप। उसने धीमी गति से दौड़ने वाली कियाओ कियाओ को अपनी पीठ पर चढ़ने दिया और उसके साथ आगे दौड़ने लगी। उसने बाघ के छोटे बच्चे को बड़े प्यार से अपने मुंह में पकड़ रखा था। श्रीबाई और उनके अनुयायी केवल कियाओ शीशी के कब्जे में मौजूद बाघ के बच्चे के पीछे पड़े थे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके अलावा और किसी बात पर चर्चा नहीं। कियाओ शीशी को भागते देख सभी पशु मानव उसका पीछा करने लगे।
जैसे जैसे वे करीब आते गए, कियाओशिशी ने दांत पीसते हुए जिनलिंग को चिल्लाकर कहा, जिनलिंग, हमने जिस बात पर सहमति जताई थी, उसे याद रखो। हमारी चिंता मत करो। जिनलिंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह लड़खड़ाते हुए उठा और उसके पीछे भागा। जिक्सी। सांगजे ने घेरा तोड़कर एक जानवर जैसे दिखने वाले व्यक्ति की गर्दन तोड़ ही दी थी कि तभी वह सो कियाओशिशी फॉल टू द ग्राउंड। श्री बाई की आंखों में एक चमक कौंध गई। वह झपटा और उसकी शक्तिशाली आभा ने कियाओ को गिरा दिया। कियाओ को कियाओ जिक्सी की पीठ से हटा दिया गया। पीछे चल रही कियाओली और कियाओ आन को भी भेज दिया गया। उड़ना। कियाओ शीशी की पुतलियां सिकुड़ गईं। इससे पहले कि वह अपने शावकों को पकड़ पाती, एक विशाल पंजे ने उस पर हमला कर दिया। पीछे से। लेकिन जैसे ही श्री बाई को लगा कि वह कियाओ शीशी को पकड़ने ही वाले हैं, वह अचानक पतले आकाश में गायब हो गई। वायु। जिक्सी। मां। श्री बाई को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में जमीन पर अपने पंजे भी मारे। ऐसा हो ही नहीं सकता। वह उस छोटी मादा ने अभी तक अपनी पशु आत्मा को जागृत भी नहीं किया है। वह दाईं ओर से कैसे गायब हो सकती थी, मेरी नाक के नीचे इतने कम समय में। सांगजे और जिनलिंग की आंखों से एक भयावह आभा फूट पड़ी। जबकि श्री बाई और जिनवेई थे अभी भी स्तब्ध, काला कोहरा तेजी से शावकों की ओर बढ़ा और उन्हें अपने पीछे सुरक्षित स्थान पर खींच ले गया। सांगजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस नन्ही बच्ची को छूने की? तुम सब मर जाओगे। सांगजे से अचानक काला कोहरा उमड़ पड़ा और उसने पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से ढक लिया। पशुमानव। श्री बाई अचानक होश में आए, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और काली धुंध का एक झोंका तेजी से निकला, एक तेज तीर की तरह उसकी ओर। हालांकि उसने बेहद तेजी से कोहरे से बचने की कोशिश की, फिर भी कोहरा छाया रहा। उसने किसी तरह उसकी बांह पर वार कर दिया। अराजक लड़ाई जारी रही। कियाओ शीशी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल वह नर्म रेत के एक टुकड़े पर गिर पड़ी। आपने कहा था कि यह टेलीपोर्टेशन मुझे कहीं आसपास ही ले जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। मेजबान, निश्चिंत रहें, मैंने आपसे जो वादा किया है उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपका वर्तमान यह स्थान वास्तव में इतना दूर नहीं है। कियाओ शीशी ने अपनी आंखें खोली और गर्म, नम हवा की एक लहर उसके ऊपर से गुजरी। सिसकना। शिकायत। उसने महसूस किया कि उसकी बाहों में छोटा बाघ का बच्चा सिसक रहा था और बेचैनी से उससे लिपट रहा था। कियाओ शीशी सावधानी पूर्वक उठ बैठी शावक को गोद में लिए हुए। क्या तुम्हें भूख लगी है? अब मां तुम्हें खाना खिलाएगी। कियाओ शीशी ने चारों ओर देखा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे किसी बड़ी चट्टान के नीचे टेलीपोर्ट कर दिया गया हो। बाद आसपास कोई खतरा न होने की पुष्टि करने के बाद वह शावक को दूध पिलाने के लिए अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गई। कियाओ शीशी ने उत्सुकता से दूध पीते हुए नन्हे शावक को नीचे देखा, लेकिन मन ही मन उसने एक संदेश खोला। स्थान मैप। यह वह दोतरफा ट्रैकर था जिसे उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के बाद कियाओली और सुनशियाओ से जोड़ दिया था। अंक। कियाओ शीशी को उस रात हुई पारिवारिक बैठक याद आ गई। वे सभी इस बात पर सहमत थे कि टाइगर बीस्ट सिटी इतनी आसानी से अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगी। जिनलिंग के पास था यह भी कहा गया कि जिनवेई तब तक हार नहीं मानने वाला व्यक्ति था जब तक कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता, इसलिए ये इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें एक कठिन लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन वे अकेले दम पर एक पूर्ण विकसित दानव शहर के हमले का सामना नहीं कर सकते थे। उनके पास घात लगाकर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वे जीत नहीं सकते थे तो वे उन्हें थकाकर कमजोर कर देंगे। कोई भी बीस्ट सिटी कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसमें रहने वाले शक्तिशाली बीस्टमैन की संख्या सीमित ही रहती है। मेस लहर। वे टाइगर बीस्ट सिटी की सेनाओं को कमजोर करते हुए वे जनजाति की रक्षा करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। पशुमानव सुरक्षित हैं। अगर वे सचमुच किसी संकट का सामना कर रहे थे तो कियाओ शीशी ने कहा था कि उसके पास एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कार्ड है और वह शावकों के साथ सबसे पहले रवाना होगी। उसका काम शावकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था, जबकि जिनलिंग और बाकी लोग भागने का मौका ढूंढ लेंगे और फिर ट्रैकर का इस्तेमाल करके उनसे मिलेंगे। उसकी हालांकि इस बार एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। श्री बाई के पीछा करने के कारण वह अपने शावकों से अलग हो गई थी और वह केवल टेलीपोर्ट करने में ही सफल हो पाई थी। नवजात बाघ के बच्चे को लेकर भाग जाना। कियाओ शीशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने शावकों और साथियों के स्थानों को देखते हुए भौहें चढ़ा ली। ट्रैकर पर। वे अभी भी कबीले में हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे होंगे। शाओ याओ, कबीले की स्थिति का जायजा लेने में मेरी मदद करो। मेजबान, जनजाति अभी भी एक अराजक लड़ाई के बीच में है। तुम्हारे दोस्त बहुत गुस्से में लग रहे हैं। कियाओ शीशी ने भौहें चढ़ाई। यह बहुत दुख की बात है कि यह घनिष्ठ संबंध ध्वनि संचारित नहीं कर सकता। सांगजे का सूर्योदय के बाद युद्ध क्षमता में काफी कमी आएगी। उनके लिए इसे रखना बहुत खतरनाक है। लड़ाई करना। अध्याय 207। मेजबान, मुझे समझाने दीजिए। बीस्ट वर्ल्ड के ठीक केंद्र में एक विशाल 1000 साल पुराना पेड़ फैला हुआ था। बादल। उस विशाल वृक्ष के बिल्कुल शीर्ष पर रंगीन क्रिस्टल पत्थरों से बना एक महल था। नीचे सुनहरी रोशनी में पत्थर चमकीले रंगों से जगमगा रहे थे, जिससे महल देखने में बेहद आकर्षक लग रहा था। दूर से देखने पर यह बहुरंगी सुनहरी चमक से घिरा हुआ प्रतीत होता है। महल के भीतरी हिस्से में केंद्र में एक तेजस्वी आकृति खड़ी थी। उसके सामने एक बड़ा सा था, लकड़ी की डिस्क, जिस पर सभी छोटी बड़ी जनजातियों के स्थानों का मानचित्रण किया गया था और संपूर्ण बीस्ट वर्ल्ड महाद्वीप के बीस्ट शहर। उस समय दिव्य तेंदुए जनजाति के ऊपर एक बहुरंगी पंख चक्कर लगा रहा था, लेकिन कुछ ही क्षण में वही पंख भयंकर ज्वालाओं में जलकर राख हो गया। दिव्य तेंदुए जनजाति संकट में है। लंबा कद वाला व्यक्ति महल के बाहर चला गया। तुरंत जाओ और दिव्य तेंदुआ जनजाति में स्थिति का जायजा लो। हॉल के बाहर तैनात एक दिव्य रक्षक ने सम्मान में अपना सिर झुकाया।
फिर एक के साथ घूमते हुए वह हवा में एक शानदार आकृति में परिवर्तित हो गया और क्षितिज की ओर तेजी से बढ़ गया। दिव्य तेंदुए जनजाति के भीतर टाइगर बीस्ट सिटी के लगभग सभी जानवर भीतरी शहर में एकत्रित हो गए थे। फेयान, सनेक्सियाओ, सांगजे और जिनलिंग सभी घिरे हुए थे। शावकों को सुरक्षित रखा गया था, उनके पिताओं द्वारा केंद्र में रखा गया। जब वे पहली बार आए थे, उसके विपरीत अब तियांकी, जिनवेई और यहां तक कि श्रीबाई के पास भी विभिन्न प्रकार के विकल्प थे। उनके चेहरों पर घाव थे। जिनलिंग ने आकाश की ओर एक नजर डाली। जल्द ही सुबह हो जाएगी। मैदान छोड़ना, जाना। सुनशियाओ ने रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़कर हमला किया। जिनलिंग और फेयान शावकों के दोनों ओर खड़े होकर उनकी रक्षा कर रहे थे। वे दोनों तरफ थे, जबकि सांगजे सबसे पीछे था। सभी शावक अपने पशु रूप में परिवर्तित हो चुके थे और पूरी ताकत से दौड़ रहे थे, लेकिन जल्द ही घेराबंदी तोड़कर अंदर घुस आए पशुवत मानवों ने धावा बोल दिया। छोटे शैतानों, तुम कहां जा रहे हो? 5 सितारा पशु आत्माओं से युक्त 2 काले पैंथर जैसे दिखने वाले राक्षसी जीवों ने कियाओली और कियाओआंग पर हमला कर दिया। दोनों शावकों ने तुरंत चुनौती का सामना किया। लड़ाई के दौरान कियाओली और कियाओआंग दोनों उन्होंने अपने शरीर के भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। इस ऊर्जा को मुक्त करने में असमर्थ होने पर वे ऐसा कर सकते थे। काले पैंथर जैसे राक्षसों से और भी अधिक उग्रता से लड़ो। जिनलिंग ने दोनों शावकों की स्थिति पर ध्यान दिया। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे कुछ महसूस हुआ। उनकी आभा में कुछ असामान्य सा लगा, इसलिए वह रुक गया और इसके बजाय उनके परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जब दोनों शावकों ने अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया, तो उनके शरीर से वह शक्ति फूट पड़ी। ठीक उसी समय उसी क्षण उनकी भुजाओं पर एक और तारा प्रकट हो गया। जिनवेई अब गुस्से से लाल हो रहा था। अपने पूरे जीवन में उन्हें कभी भी इतनी बड़ी निराशा का सामना नहीं करना पड़ा था। एक ही जनजाति के हाथों उन्हें पकड़े, एक भी जीव भागने न पाए। युन क्यूई आकाश में उड़ गया, जिससे गोल्डन ईगल बीस्ट्स ने उनके भागने का रास्ता काट दिया। सामने सांग की झट से सुनशियाओ की पीठ पर कूद गया, एक सीटी निकाली और उसे बजा दिया। जंगल में एक तीखी सीटी की आवाज गूंजी और जमीन अचानक कांपने लगी। हिंसक रूप से विशालकाय भूगर्भीय जीव तेजी से जमीन से बाहर निकल आए और जिनका रास्ता रोक दिया। वे और उसकी सेना। सांकी ने सबसे आगे चल रहे अर्थेस के बीस्ट पर छलांग लगा दी। भाइयों और बहनों, जल्दी से आगे बढ़ो। फेयान शावकों की ओर दौड़ा और उन्हें अपनी पीठ पर बिठा लिया। फिर एक ही छलांग में वह अर्थेस के बीस्ट पर उतरा। जिनलिंग और सुनशियाओ भी अपने मानव रूप में वापस आ गए और अर्थेस के पर उतरे। जानवर। सांगजे ने अपने पंजों से श्रीबाई के कंधे पर खरोंचें मारी। जैसे ही श्रीबाई ने जवाबी कार्रवाई की, सांगजे ने तुरंत काले कोहरे के बादल में विलीन होकर वह पृथ्वी से भागने वाले जानवर पर लिपट गया। जाना। आदेश मिलते ही अर्थेस के बीस्ट्स ने तेजी से जमीन के नीचे सुरंग खोदना शुरू कर दिया। उन्हें धरती में सुरंग खोदकर भागते देख जिनवेई क्रोध से दहाड़ा, उनके पीछे जाओ। जैसे ही अर्थेस के बीस्ट जमीन में समा गए, सांगजे का शरीर अचानक बेजान होकर गिर पड़ा। जिनलिंग ने अपनी तेज प्रतिक्रिया से उसे पकड़ लिया। पिताजी, हम कहां जा रहे हैं? कियाओ ने सिसकती हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज रुंध गई थी और उसने फेयान के कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। निराशाजनक खाए। जिनवेई को इतनी जल्दी वहां हमारी तलाश करने का ख्याल नहीं आएगा। और अगर वह हमें ढूंढ भी लेता है, तो उस निराशा के अथाह गड्ढे में हमें ढूंढना आसान नहीं होगा। कियाओ ली सुनशियाओ के सहारे झुक गई और उसने अपना लोकेटर खोला। उसने तुरंत ही कियाओ शीशी के स्थान को दर्शाने वाला लाल बिंदु देख लिया। मां और छोटा शावक यहां है। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई भी राक्षस उनका पीछा नहीं कर रहा है, जिनलिंग ने भी अपनी आंखें खोल दी। लोकेटर। शीशी पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में चले गए हैं। अगर हम निराशा की खाई के दूसरी तरफ से जाएं तो यह ज्यादा करीब होगा। हम। फेयान ने हाथ बढ़ाकर जिनलिंग के कंधे पर थपथपाया। जिक्सी और शावक ठीक रहेंगे। जिनलिंग की पलकें फड़क उठी। इसे छिपाने के अपने तमाम प्रयासों के बावजूद वह इसे पूरी तरह से छुपा नहीं सका। उसने अपने दिल में उठ रही घबराहट और डर को दबा लिया। उनका बच्चा अभी अभी पैदा हुआ था और वह अभी तक ठीक से विकसित भी नहीं हुआ था। उनसे अलग होने से पहले उसने अपने बच्चे को अच्छी तरह से देख लिया था। जिनलिंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। शीशी कमजोर नहीं है। वह अपनी और शावक की रक्षा कर सकती है, सुनेक्सियाओ ने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। उसे जो तीव्र चिंता महसूस हो रही थी। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। इस दौरान कियाओ शीशी ने अपने लोकेटर को देखा। जब उसने देखा कि जिनलिंग और अन्य लोगों के लिए निशान लगे हुए हैं, जब वे एक ही स्थान पर एकत्रित होकर निराशा की खाई की ओर बढ़ रहे थे, तो उसने एक जोरदार चीख मारी। राहत की सांस। चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा है। यह तो अच्छी बात है। नग। कियाओ शीशी ने एक हल्की सी आवाज निकाली और नीचे की ओर देखा। नन्हे शावक ने एक से दूध पीना समाप्त कर दिया था, एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। पेट भर जाने के बाद वह उसकी बाहों में ही ढह गया और सो गया। वह नन्हा शावक अपने पिता की हथेली जितना भी बड़ा नहीं था। अब उसका छोटा सा पेट गोल और भरा हुआ था। वह उसकी बाहों में पीठ के बल फैला हुआ था। कियाओ शीशी ने धीरे से उसके छोटे पेट पर हाथ फेरा। करीब से देखने के लिए झुकते हुए वह आश्चर्यचकित रह गई। पता चला कि वह एक छोटी मादा शावक थी। तो तुम एक प्यारी सी नन्ही बच्ची हो। मां को लगा तुम मेरे पेट में बहुत हलचल मचा रहे थे। तुम एक छोटे लड़के थे। बच्चे को दूध पिलाने के बाद कियाओ शीशी को भी भूख लगने लगी। उसने आध्यात्मिक झरने का थोड़ा सा पानी लिया और उसने अपने भंडार से सूखा मांस निकाला और खाने लगी। छोटे शैतान, आखिर यह जगह कहां है? मेजबान, यह पश्चिमी समुद्री क्षेत्र है। यह नमक के खेतों वाला समुद्री क्षेत्र है जहां टाइगर बीस्ट रहता है।
शहर पर कब्जा है। आपका मतलब है कि नमक के खेत पास में ही है? खैर, बिल्कुल पास में नहीं। थोड़ी दूरी है, लेकिन यह इसी इलाके में है। पेट भरकर खाने के बाद कियाओशिशी ने शावक को एक फर की खाल में लपेटा, उसे गले लगाया और बाहर चली गई। बड़ी चट्टान के नीचे से वह अभी ज्यादा दूर नहीं चली थी कि उसे नीला समुद्र दिखाई दिया। नमक के खेत किस दिशा में है? मेरे लिए इसे नोट कर लेना। कियाओशिशी ने मानचित्र इंटरफेस खोला और जल्द ही उस पर एक छोटा हरा बिंदु दिखाई दिया। हरे बिंदु और लाल बिंदु के बीच की दूरी को देखकर कियाओशिशी अवाक रह गई। बिंदु? क्या इसे ही आप ज्यादा दूर नहीं कहते हैं? अपने आप के लिए देखो, ध्यान से देखो, यहां से वहां तक कई द्वीप हैं। नक्शे को देखने पर पता चलता है कि उसके वर्तमान स्थान और उसके आसपास कम से कम 2 द्वीप थे। नमक के खेत। हाँ, यह उतना दूर नहीं लगता। लेकिन मैं एक स्थलीय दानव हूं। क्या सिल्वर फ्रॉस्ट व्हाइट वुल्फ को वहां तैरकर जाना चाहिए? मेजबान, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपको ठीक उसी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता हूं जहां आप जाना चाहता था। कियाओशिशी ने अपने दांत पीस लिए। आपने साफ साफ कहा था कि आप मुझे ऐसी जगह ले जाएंगे जहां मैं संतुष्ट रहूंगा। हे होस्ट, मुझे समझाने दीजिए। अरे, आगे कोई है? मैं अभी जा रहा हूं। कियाओ जिक्सी, तुम्हारे जैसे सिस्टम से आगे चल रहे किसी व्यक्ति का क्या लेना देना है? कियाओशिशी का ध्यान भी आगे से आ रही आवाजों की ओर आकर्षित हुआ। तुम बदसूरत मोटे तेंदुए, अपना खाना मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। अध्याय 208, मैं कोई बुरा जानवर नहीं हूं। अपने शावक को गोद में लिए कियाओशिशी सावधानीपूर्वक आगे बढ़ते हुए एक ऊंचे नारियल के पेड़ के चारों ओर से गुजरी। उसके पीछे उसने मछली की खाल से बनी स्कर्ट पहने एक छोटी मादा सील के बच्चे को देखा जो दबंगई से उसे पकड़े हुए थी। एक पैर से जमीन पर पैर रखना। सील का बच्चा किसी मछली जैसे जीव को पकड़े हुए प्रतीत हो रहा था और लगातार छटपटा रहा था, जैसे वह उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उस छोटी मादा की पकड़ से मुक्त हो जाओ। मुझे छोड़ दो, तुम दुष्ट मछली जैसे राक्षस। हम्फ। अगर तुम उस मछली जैसे राक्षस को नहीं सौंपोगे तो तुम कहीं नहीं जा पाओगे। छोटी मादा शावक ने मछली जैसे जीव को जबरदस्ती छीन लिया और सील का बच्चा छटपटाने लगा। वह जमीन से उठा और उससे टकरा गया। आह! छोटी मादा शावक जमीन पर गिर पड़ी और उसके हाथ में पकड़ा हुआ मछली जैसा जीव हवा में उड़ गया। क्रोधित होकर उसने तुरंत सील के बच्चे पर झपट्टा मारा और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंत में सील का बच्चा उसका मुकाबला नहीं कर सका और गुस्से में भाग गया। जाते समय उसने धमकी देना नहीं भूला। शिया, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगा। शिया ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और अपनी छोटी मुट्ठी हिलाई। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? अगर आपके पास है हिम्मत दिखाओ, अभी आकर मुझसे लड़ो। हम्फ। सील का बच्चा काय की तरह भाग गया। उस नन्ही मादा शावक को देखकर कियाओशिशी खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। शोर सुनकर जिया ने सतर्कता से उस ओर देखा। वहां कौन सा छोटा सा जीव छिपा हुआ है? अपने आप को दिखाएं। अरे वाह, ये छोटा शावक तो वाकई बहुत शरारती है। कियाओशिशी अपने छोटे बाघ के बच्चे को गोद में लिए बाहर चली गई। जैसे ही वह करीब पहुंची, कियाओशिशी आखिरकार उस छोटी मादा शावक को स्पष्ट रूप से देख सकी। उसके पास बड़ा था, उसकी आंखें और उसकी नीली पुतलियां काफी हद तक उसकी अपनी आंखों जैसी दिखती थी। लंबे लहराते बालों का एक गुच्छा स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर गिर रहा था। उसके कंधे उसके कोमल छोटे चेहरे को और भी आकर्षक बना रहे थे। और वो नन्ही सी प्यारी नाक है। वह ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कियाओशिशी जिया के थोड़ा और करीब आए और उसने गहरी सांस ली। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उस लड़की में अपने वंश की गंध का पता नहीं लगा सकी। कियाओशिशी ने राहत की सांस ली। वह मुझे मरने की हद तक डराए। मुझे आपकी मूल के शरीर और जाकर और शावक को जन्म दे चुका था। अच्छा हुआ कि यह वह नहीं है। क्या तुम अभी मेरी जासूसी कर रहे थे? जिया ने साहपूर्वक अपने सामने मौजूद मादा स्थलीय जीव का जायजा लिया। वह बहुत सुंदर है, उसकी आवाज सुनने में अच्छी लगती है। हालांकि वह सभी स्थलीय जानवरों से नफरत करती थी। इसलिए उसने अपनी छाती लाए अपनी छोटी सी ठुड्डी ऊपर करके अधिक डरावना दिखने की कोशिश कर रहा है। कोई एहसास नहीं था कि कियाओशिशी की नजरों में यह प्रयास आ रहा था। काफी हद तक जब किया थी तब उसके और अन्य लोगों के चेहरे पर जो गर्व और अलगाव का भाव था। फिर शाव व्यवहार गलत था। कियाओशिशी को दूसरों को अनुशासित करने की आदत नहीं थी। लोगों के बच्चे, लेकिन इतनी कियाओशिशी को दूसरों को अनुशासित करने की आदत नहीं थी। लोगों के बच्चे, लेकिन इतनी प्यारी बच्ची को देखकर वह कहने से खुद को रोक नहीं पाए कुछ। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। मैंने देखा कि तुम खूबसूरत हो और मैं तुम्हें थोड़ी देर और देखने से खुद को रोक नहीं पाया। यह है कि एक अपराध। जिया जम सी गई। उसके उग्र छोटे चेहरे पर अचानक थोड़ी सी शर्म झलक उठी और अंततः हल्की सी हंसी को रोकना मुश्किल था। सच में, तुम क्या कह रहे हो? उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से उसने अपने चेहरे पर गंभीर भाव ला दिए। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आप इस द्वीप पर क्यों हैं? कियाओशिशी ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और जब मैंने उन्हें खोला तो मैं फिर से यही था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह जगह क्या है? जिया ने मछली जैसे दिखने वाले उस जीव को पकड़ते हुए और 2 कदम पीछे हटते हुए उसे सतर्कता से देखा। नहीं, आपकी जरूरत है इस जगह को छोड़कर जाना। अब इतना कहकर वह छोटा शावक मुड़ा और चला गया। मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। मैं कोई बुरा जानवर नहीं हूं। तुम सब के सब जीव बुरे हो। तुम सब बड़े खतरनाक जानवर हो। भागते हुए जिया चिल्लाई, कियाओशिशी पर आंखें घुमाना न भूलते हुए। कियाओशिशी असहाय होकर उसे गायब होते हुए देखती रही। जिन लिंग और अन्य लोग नहीं होंगे वह जल्द ही आने वाली नहीं थी, इसलिए उसे पहले रहने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी।
कुछ देर सोचने के बाद वह उस स्थान पर लौट आए जहां वह पहली बार प्रकट हुई थी। वह थाइस के पीछे एक बड़ा पत्थर था जिसने एक प्राकृतिक अवरोध का काम किया। कियाओ शीशी ने अपने भंडार से एक बेलदार ऑर्किड का फल निकाला, उसे रेत में दबा दिया और पानी डाला। इसे आध्यात्मिक झरने के जल के साथ मिला ले। रेत से पतली पतली लताएं तेजी से अंकुरित हुई और बढ़ने लगी। उसे घेरने के लिए कियाओ शीशी ने एक जानवर की खाल का कंबल निकाला और उसे जमीन पर बिछा दिया, फिर धीरे से लेट गई। उसने अपनी बाहों से शावक को उतार लिया जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। अपने प्यारे से सोए हुए शावक को देखते हुए कियाओ शीशी के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। सोने से पहले उसने अपने स्पेशल ट्रैकर को दोबारा चेक किया। वह बिंदुओं को देख सकती थी। सुनशियाओ और अन्य लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे, वे अवश्य ही पहुंच चुके होंगे। अब तक तो वह एक निराशाजनक खाई में गिर चुका होगा। उसने उनके बीच की दूरी का अनुमान लगाया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही वे उनका पुनर्मिलन हुआ। कियाओ शीशी ने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, तभी उसे पानी के छींटों की आवाज सुनाई दी। लहरें, कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी से कोई राक्षस बाहर आ रहा है। कियाओ शीशी पर बेचैनी छा गई और उसकी नींद पल भर में गायब हो गई। वह उसने जल्दी से अपने शावक को उठाया और लताओं के बीच से बाहर झांका। वह अभी भी समुद्र से कुछ दूरी पर थी, इसलिए उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने इंतजार करने और स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे लगा कि उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। मदद के लिए। आवाज बेहद खूबसूरत और मोहक थी। कियाओ शीशी के मन में अचानक एक आवेग आया, उसे जाकर देखना ही था कि वह क्या है। और उसने ऐसा ही किया। वह अपने आश्रय से बाहर निकली और किनारे की ओर चल पड़ी। वहां हल्की चांदनी में मैंने रेत पर लेटे हुए एक नीले रंग के जलमानव को देखा। उसके लंबे नीले रंग के बाल उसकी कुछ हद तक पीली त्वचा से चिपके हुए थे। चांदनी में उसके चेहरे के भाव वे इतने परिपूर्ण थे कि वह एक मूर्ति की तरह दिखते थे। हालांकि उसकी आंखें एक परत से ढकी हुई थी। सफेद जूशा। आवाज सुनकर उसने अपना सिर कियाओ शीशी की ओर झुकाया। वहां कौन है? क्या आप मदद कर सकते हैं मुझे? हे भगवान, कितनी सुरीली आवाज है। कियाओ शीशी ने लगभग बिना सोचे समझे ही सिर हिला दिया। कुछ क्षण बाद उसे लगा कि कुछ है, वह इस बात से सहमत नहीं थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसकी आंखें मंत्रमुग्ध होकर एकटक देखती रहीं। उसके सामने खड़ा सुंदर जलमानव। चांदनी रात में उसकी विशाल मछली जैसी पूंछ ठंडी हल्के नीले रंग की चमक के साथ जगमगा रही थी। यह एक वास्तविक सुंदरता। आपको क्या हुआ? क्या ऐसा कुछ है जो मैं कर सकूं मदद के लिए? उस सुंदर जलमानव ने अपना लंबा पतला मोती जैसा सफेद हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मैं ऐसा हूं ठंडा, यहां आ जाएं और मुझे गले लगाओगे ना? ठीक है। कियाओ शीशी कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही उसने गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, सुंदर जलमानव उसकी बाहों में मौजूद शावक ने अचानक म्याऊं की आवाज निकाली, जिससे कियाओ शीशी चौंक गई और जिससे वह वहीं जम सी गई। म्याऊं। उस बेहद प्यारी सी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी, मानो वह किसी भी अदृश्य बाधा को तोड़ सकती हो। कियाओ शीशी अचानक होश में आ गई। क्या बात है, नन्ही बच्ची। नन्हे बाघ के बच्चे ने अपनी आंखें खोली और म्याऊं करना जारी रखा। कियाओ शीशी को लगा कि वह भूखा है। क्या आपके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है? चिंता मत करो, मां अभी तुम्हें खाना खिला देगी। कियाओ शीशी ने धीरे से गुनगुनाया, फिर अपना सिर ऊपर उठाकर समुद्र की ओर देखा। वह बिल्कुल सही समय पर पहुंची थी। एक नीली मछली की पूंछ की झलक अंधेरे पानी में गायब होते हुए दिखाई दी। वह अवाक रह गई। यह आश्चर्यजनक है, मैं इतनी दूर यहां क्यों हूं? कियाओ शीशी ने अपना सिर थपथपाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गैरमौजूदगी में कुछ घटित हो गया हो। ज्ञान। उसने चारों ओर देखा, लेकिन देखने के लिए कुछ भी नहीं था और केवल लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अतीत के डर की एक लहर उस पर छा गई। अगर उसका बच्चा चिल्लाया न होता तो वह सीधे समुद्र में चले गए। कियाओ शीशी ने अपने शावक को कसकर पकड़ा और वापस जाने लगी। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, एक जलमानव धीरे धीरे लहरों से बाहर आ रहा था। अध्याय 209, बुरे कर्म करने पर तुम्हें दंड मिलेगा। निराशाजनक खाई के अंदर संकी ने पृथ्वी से भागने वाले जानवर से उन्हें अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहा। जंगल। सतह पर लौटते ही फेयन लड़खड़ाकर गिर पड़ी। कियाओ कियाओ और कियाओ आंग के चेहरों का रंग उड़ गया। पिता राक्षस। सुनशियाओ की सरपनुमा आंखें सिकुड़ गईं। वह तेजी से आगे बढ़ा और फेयन को पकड़ लिया, जिससे उसे आगे बढ़ने से रोका जा सका। जमीन पर गिरने से। चलो उसे पेड़ के नीचे ले चलते हैं। जिन लिंग ने सांगजे को सहारा दिया और उसे एक बड़े पेड़ के नीचे बिठा दिया। पिता पशु। कियाओ कियाओ और कियाओ आंग ने घबराकर फेयन का हाथ पकड़ लिया। तभी उन्होंने देखा कि वह खून से लथपथ था। सबसे गंभीर चोट उसके कंधे पर दांत के काटने का निशान था, जहां से मांस का एक टुकड़ा फटकर अलग हो गया था। कियाओ कियाओ ने दांत पीसते हुए फेयन का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक धुंधला नीला प्रभामंडल धीरे धीरे उसे अपनी चपेट में ले लिया और तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गया। जहां भी प्रकाश पड़ता था, उसका भयानक रूप घाव तुरंत ठीक हो गए। लेकिन जब प्रभामंडल उसके हृदय तक पहुंचा तो वह धुंधला पड़ने लगा। कियाओ कियाओ की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। जब भी उसे कोई ऐसी चोट लगती थी जिससे उसकी क्षमता प्रभावित होती थी, यदि यह अपने वर्तमान स्तर पर ठीक नहीं हो सका तो प्रभामंडल गायब हो जाएगा। पिता राक्षस, जाग जाओ। जिन लिंग ने आगे बढ़कर फेयन की जांच की। उसे अपनी छाती पर एक घाव मिला जहां मांस काला पड़ गया था। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। ये जहर है। फेयन को जहर दिया गया है। जहर दिया गया। कियाओ कियाओ की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। उसकी क्षमता इतनी अधिक नहीं थी कि वह क्या जहर का इलाज अभी तक संभव है। मैं उस शैतान पिता के लिए एक जड़ी बूटी ढूंढूंगा। कियाओ आंग झट से उठ खड़ी हुई, जंगल में घुसने के लिए तैयार। सांग की तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे पीछे खींच लिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते कियाओ आंग। निराशाजनक खाई भी बहुत अधिक है खतरनाक। तुम यूं ही भाग नहीं सकते। कियाओ आंग ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच ली। लेकिन पिता पशु विषैला है। उसे औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता है ठीक हो जाना।
जिन लिंग ने अपनी थैली से एक हरा क्रिस्टल पत्थर निकाला और उसे फेयान की छाती पर रख दिया। शीशी के पास थॉमने उसे ये दिया था और उसने अब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। कियाओ कियाओ फिर से कोशिश करो। आंखों में आंसू लिए कियाओ कियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी सांस रोक ली। उससे निकलने वाला हल्का नीला प्रभामंडल फिर से फेयान पर हाथ फैलने लगे। उसी समय जिन लिंग ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया क्रिस्टल स्टोन को सक्रिय करना। जैसे ही हरे और नीले प्रभामंडल आपस में मिल गए, किरण प्रकाश वापस लौटा और कियाओ कियाओ को पूरी तरह से घेर लिया। कियाओ कियाओ ने चुपचाप मंत्रोच्चार किया, पिता पशु, मुझे आपको ठीक करना होगा। मुझे करना होगा। प्रकाश की किरण अचानक कियाओ कियाओ के शरीर में समा गई और उसने एक शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव किया। उसके अंगों में पानी भर गया। कियाओ कियाओ की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र था कि उसके कारण अत्यधिक असुविधा। तभी सुनशियाओ उसके पीछे गई और उसने अपनी हथेली उसके पेट पर रख दी। उसकी पीठ। एक शक्तिशाली ठंडी ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हुई, जिससे उसके भीतर की अराजक शक्ति को शांत करने में मदद मिली और उसके शरीर को इसे पूरी तरह से अवशोषित करने की अनुमति देना। हरी रोशनी समाहित हो गई, नीली होने के बाद पूरी तरह से फेयान के शरीर में विलीन हो गई। उसके घाव का कालापन धीरे धीरे कम होने लगा। फेयान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कियाओ 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 और कियाओ आंग ने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और रोने लगी। फेयान को सचमुच लगा था कि वह मरने वाला है। वह सचमुच काफी नाराज था। उसने ऐसा नहीं किया था, यहां तक कि कहने का मौका भी मिला कि आपके पास कोई अंतिम शब्द है। लेकिन वह भाग्यशाली था। उनकी नन्ही बच्ची अद्भुत थी, उसने उनकी जान बचाई थी। कियाओ कियाओ, क्या तुम्हारी क्षमता का स्तर फिर से बढ़ गया है? जिन लिंग थकान से चूर होकर जमीन पर गिर पड़ी। कियाओ कियाओ की क्षमता पहले से ही चरम सीमा पर थी। सफलता, आप भाग्यशाली है। सुनशियाओ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और सांगजे का हालचाल जानने के लिए चली गई। ये बच्चा। उसने सचमुच ऐसे लड़ाई लड़ी जैसे वह कल रात आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। उसे गंभीर चोटें आई थीं। कियाओ कियाओ के पास था, उसने अपनी क्षमता से उसे एक बार ठीक कर दिया था, लेकिन फिर भी उसे होश नहीं आया था। सुनशियाओ ने जिन लिंग की ओर देखा। हम निकलने से पहले एक दिन आराम करेंगे। जिन लिंग ने सिर हिलाया, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ा। पिता पशु जिन लिंग। कियाओ ली चिल्लाई और जिन लिंग को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। उसने असहाय होकर सुनशियाओ की ओर देखा। पिता जानवर। सुनशियाओ जिन लिंग के पास गई और उसकी जांच की। सौभाग्यवश किसी को भी जानलेवा चोटें नहीं आईं, वो संभवतः थकान के कारण बेहोश हो गया था। उसने कियाओ कियाओ की ओर देखा। कियाओ कियाओ, क्या तुम्हारे पास पिता पशु जिन लिंग को ठीक करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है? कियाओ कियाओ ने सिर हिलाया। पिता पशु जिन लिंग बेहोश हो गया होगा क्योंकि उसने मुझे ऊर्जा अवशोषित करने में मदद की। क्रिस्टल स्टोन की शक्ति। वह उठी, जिन लिंग के पास गई और उसका बड़ा हाथ पकड़कर उपचार शुरू करें। भोर की हल्की सफेद रोशनी से आकाश धीरे धीरे जगमगाने लगा। समुद्र के किनारे कियाओ शीशी भूख से जाग उठे छोटे बाघ के बच्चे की आवाज से चौंककर जाग गई और उसने खुद ही दूध पीना शुरू कर दिया। कियाओ शीशी नन्हे शावक को लालच से दूध पीते हुए देखकर मजे ले रही थी। उसने इसे देखा कल से थोड़ा मोटा लग रहा था। तुम तो बहुत ज्यादा खाते हो, है ना नन्हे बच्चे? शावक को खाना खिलाने के बाद कियाओ शीशी भी भूखी हो गई थी। उसने कुछ फल और कुछ सूखा मांस लिया, उसके आयामी स्थान से उसे सहारा देने के लिए। इससे उसकी भूख पूरी तरह से शांत नहीं हुई, वह कुछ गर्म खाने की इच्छा हो रही है। पेट भरकर खा चुके और सो चुके शावक को उठाकर कियाओ शीशी ने आगे बढ़ने का फैसला किया, किनारे करने के लिए। उसे उम्मीद थी कि उसे खाने के लिए कुछ समुद्री भोजन मिल जाएगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह चाहती थी कि वह यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या उसे आसपास कोई जानवर जैसा इंसान मिल सकता है और उससे अपने ठिकाने के बारे में पूछ सकती है। वह नहीं कर सकी, बस यही अनिश्चित काल तक इंतजार करते रहो। कियाओ शीशी किनारे पर गई और उसने देखा कि कई छोटी मछलियां और शंख पानी में फंसे हुए हैं। तट और बड़ी चट्टानों के बीच ज्वारीय कुंड। उसने नीचे जाकर कुछ पकड़ने का फैसला किया, ताजा भोजन के लिए। कियाओ शीशी ने सावधानीपूर्वक बड़े बड़े पत्थरों के बीच एक उतले रास्ते की ओर अपना रास्ता बनाया और अब पता चला कि पत्थर सीपियों से ढके हुए थे। वहां बहुत सारे हैं। उसने अपने कमरे से एक बांस की टोकरी ली और हड्डी के चाकू का इस्तेमाल किया। चट्टानों से सीपियों को निकाले। कुछ ही देर में टोकरी आधी भर गई। बहुत ज्यादा थे, वह सामान नहीं ले जा सकती थी, इसलिए उसने इसके बजाय तालाबों में कुछ मछलियां पकड़ने का फैसला किया। ये मछलियां ज्वार भाटे के दौरान यहां फंस गई होंगी। वे बेहद आसान हैं पकड़ना। कियाओ शीशी संसाधनों की प्रचुरता को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। वह यहां तक कि कामयाब भी हो गई, कई केकड़े मिले। ये तो काफी बड़ी उपलब्धि थी। समुद्री भोजन की प्रचुर फसल ने उसे कुछ क्षणों के लिए अपने प्रियजनों के प्रति अपनी लालसा से विचलित करने में मदद की। साथी और शावक। मदद करना, मदद करना। क्या कोई दयालु आत्मा मेरी मदद कर सकती है? जैसे ही कियाओ शीशी किनारे की ओर लौटने वाली थी, उसे एक बच्चे की मदद के लिए पुकार सुनाई दी। एक बड़ी चट्टान के पीछे। उसने चट्टान की ओर देखा और उसके पीछे से एक छोटा, असहाय सा दिखने वाला हाथ हिलता हुआ देखा। ऐसा लग रहा था कि एक शावक मुसीबत में है। उसने अपनी बांस की टोकरी नीचे रखी और चट्टान की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह चट्टान के पास पहुंची, उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वह एक गहरी खाई में गिर पड़ी। रेत में गड्ढा। नहीं, एक पकड़ लिया। कियाओ शीशी ने ऊपर विजय से परिपूर्ण नीले रंग की आंखों की एक जोड़ी में देखा। कियाओ शीशी को देखकर जिया चौंक गई। यह आप है? कियाओ शीशी जानती थी कि वह छोटी जलपरी के बच्चे के जाल में फंस गई है। पहले मुझे ऊपर खींचो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह मैं ही क्यों हूं। शिया ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और दौड़ पड़ी। जब वह लौटी तो उसने कियाओ शीशी का हाथ पकड़ रखा था।
बांस की टोकरी। बिल्कुल नहीं। इतनी बेवकूफी करने के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। खुद ही बाहर निकल आओ। इतना कहकर वह मुड़ी और भाग गई। कियाओ शीशी ने झुंझलाहट भरी हंसी हंस दी। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने खुद को बाहर निकालने के लिए एक बेलदार ऑर्किड का इस्तेमाल किया तो उसने पाया कि वह लड़की अभी भी गड्ढे के किनारे खड़ा है। जब जिया ने देखा कि एक लता कियाओ शीशी को गड्ढे से ऊपर उठा रही है तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक बार वह जैसे ही वह होश में आई, वह भागने के लिए मुड़ी। कियाओ शीशी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी। वह आगे बढ़ी और उसने लड़की के छोटे नुकीले कान को पकड़ लिया। कुछ गलत करने के बाद भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये कभी नहीं सिखाया? क्या दुर्व्यवहार करने के परिणाम होते हैं? अध्याय 210। क्या तुम अपनी माँ को वापस ले आए हो? जिया अचानक घूम गई। उसकी चौड़ी नीली आंखें गुस्से से घूर रही थीं, जो आरोप से भरी हुई थी। मैं नहीं। पास होना। एक माता। कियाओ शीशी जम गई। जैसे ही उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ने लगे, जिया ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। हम जलपरी के बच्चे अपने पिता से ही जन्म लेते हैं। कियाओ शीशी फिर से जम गई। तुम अपने पिता से पैदा हुए थे। मेजबान, मुझे समझाने दीजिए। एक नर जलमानव द्वारा मादा जलमानव के साथ संभोग करने के बाद मादा अंडे देती है, जिसे नरकीट सेता है। तो एक तरह से देखा जाए तो शावकों को वास्तव में नर ही जन्म देता है, जलमानव। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी मां नहीं है ना? उसके बारे में मेजबान आपको उनसे खुद पूछना चाहिए। मुझे जाने दो, आप ये सामान वापस ले सकते हैं। शिया ने बांस की टोकरी कियाओ शीशी के पैरों पर फेंक दी और उसके अंदर मौजूद शंख और मछली जैसे जीव बाहर आ गए, रेत पर बिखरे हुए। कियाओ शीशी कई चीजों में कुशल नहीं रही होगी, लेकिन उसमें एक खास हुनर जरूर था, बिगड़ेल बच्चों से निपटना। उसने बाघ के शावक को अपनी पीठ पर बिठाया, जिया को गोद में उठाया और उसे 2 हल्के थप्पड़ मारे। तुमने कुछ गलत किया और फिर भी तुम इतने अड़ियल हो। तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। अब पिटाई का समय आ गया है। इस बार जिया के हैरान होने की बारी थी। वह संघर्ष कर रही थी, बड़ी बड़ी आंखों से कियाओ शीशी को घूर रही थी। आश्चर्यचकित निगाहों से उसका छोटा सा चेहरा पल भर में लाल हो गया। तुमने मेरी पीठ पर थप्पड़ क्यों मारा? कियाओ शीशी ने उसे नीचे उतारा और सख्ती से कहा, जब तुम कुछ गलत करती हो तो तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। दंडित किया गया। तुमने मेरे लिए एक जाल बिछाया जिससे मुझे लगभग चोट लग गई और तुमने मेरा खाना चुराने की कोशिश की। बेशक मैं तुम्हें दंडित करना पड़ा। शिया के छोटे छोटे गाल फूल गए और उसने गहरी सांस ली। क्या तुम जमीनी जानवर हमेशा चोरी करना पसंद नहीं करते? क्या आप हमारे समुद्री कबीले से हैं? मैं गलत नहीं हूं। कियाओ शीशी उसे बुरी तरह डांटने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे कियाओली और बाकी लोगों की याद आ गई। उन्हें ठीक से शिक्षा न मिलने के कारण वे बिगड़ेल बन गए थे और उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जीवन अस्तित्व का संकट। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह धैर्य बनाए रखी। लेकिन तुम्हें पता है, सारे स्थलीय जीव बुरे नहीं होते। मुझे ही उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। देखो, तुमने कुछ किया है गलत, लेकिन चूंकि तुम अभी छोटे बच्चे हो, इसलिए मैं इसे लेकर तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। अगर आप मुझे सामान इकट्ठा करने में मदद करेंगे, कुछ सूखी टहनियां लाकर यहां रख दो, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खिलाऊंगा। शिया ने कियाओ शीशी को संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन अंततः वह उस वादे से आकर्षित हो गई। कुछ स्वादिष्ट। जब जिया शाखाओं से भरी बांह लेकर उस विशाल चट्टान के पास पहुंची, तो उसने देखा कि कियाओ शीशी उस पर बैठी हुई है। एक जानवर की खाल की चटाई पर वह ध्यानपूर्वक अपने हाथ में पकड़े हुए मछली जैसे जानवर को काट रही थी। उसके लंबे चांदी जैसे बालों को एक लंबी चोटी में गूंथा गया था, जो लापरवाही से उसकी छाती पर लटक रही थी। जिया ने कई खूबसूरत जलपरी देखी थी, लेकिन किसी कारणवश उसे ऐसा लगा कि उससे पहले मौजूद मादा स्थलीय जीव उन सभी से अधिक सुंदर थी। उसके बगल में एक नवजात शावक प्रतीत हो रहा था। वह शावक बहुत छोटा था। उसका छोटा सा पेट था, गोल मटोल और प्यारा लग रहा था। क्या वह इस मादा का बच्चा था? जब वह मांस काट रही थी तो वह बार बार उस छोटे शावक की ओर देख रही थी। उसकी आंखें इतनी वह बहुत कोमल थी और उसकी मुस्कान बहुत ही प्यारी थी। शायद मां के चेहरे के हाव भाव से उनका यही मतलब था। सही। क्या आपको आग से डर लगता है? जिया अपनी तंद्रा से बाहर आ गई। आग। किसी कारणवश उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आग। आप क्या करने जा रहे हैं? ये वही चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके वे स्थलीय जीव उसके पिता पर हमला करते थे। उन्होंने आग का इस्तेमाल करके गंभीर रूप से घायल कर दिया उसे। डरो मत। अगर आग का सही इस्तेमाल किया जाए तो वह डरावनी नहीं होती। अगर आपको चिंता हो रही है तो बस थोड़ा पीछे हट जाइए। मैं आपको दिखाता हूं। कियाओ शीशी ने हड्डी का चाकू नीचे रखा, लकड़ियों का ढेर लगाया, फिर आग जलाने वाला यंत्र निकाला और आग जला दी। शाखाएं।